उस शख्सियत को हम आवाज़ दें कि जिनके लिए ये कहा जाना चाहिए कि एक कवि, एक शायर रेशम के धागे सुलझाता है और जब उन सुलझे हुए धागों में शब्द पिरोता है तो हमें आंखों से निकलने वाले आंसू और शबनम के कतरे भी मोती महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, मैं जिस शख्सियत के हुजूर जाना चाहता हूँ, वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व हमारे साहित्य की वो शख्सियत है कि जिन पर घंटों बोला जा सकता है, जिन पर सैकड़ों पेजेस लिखे जा सकते हैं, और वो शख्सियत हनुमान प्रसाद बोहरा साहब की शख्सियत है, जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा। तेरा खत आया तो चांदी के वरक में रखा, गम परस्ती की रिवायत नहीं छोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक में रखा। दोस्तों, जोरदार तालियों से हमारे आज की इस कार्यक्रम, इस काव्य संध्या की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग साहित्यकार, जिनके कदमों में, जिनके चरणों में बैठकर हमने साहित्य सीखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलाम से, अपने कविता से, अपनी रचनाओं से नवाजें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, थोड़ी सी कमजोर तालियां। शुक्रिया जनाब जिया साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी पंवार साहब। मैं तो इस लायक नहीं हूँ जिस तरह आपने फरमाया, लेकिन हम टोंक वालों की ये आदत है, हमारा ये अदब है, ये हमारा तरीका है कि हम जिसको नवाजते हैं शाही ढंग से नवाजते हैं, उसके ये हमारे टोंक। शुक्रिया। मूड तो ये था कि आज मात्र संस्थान, माँ स्मृति संस्थान टोंक के तत्वावधान में हो रहे इस आयोजन में स्वर्गीय देवीलाल जी पंवार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनको नमन करके ये कहूँ कि आप धन्य हैं जहाँ भी हैं कि आपने एक ऐसा बेटा देश को दिया जिसने पूरे राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी। इसलिए आपकी आत्मा धन्य है, आप पर हमें गर्व है। जितना प्रदीप जी पंवार साहब पर नहीं है, उतना ज्यादा आप पर गर्व है। बहुत अच्छा, आपने ऐसी संतान को जाना। मूड तो ये था कि बस यही कह करके और अध्यक्षीय भाषण का समापन कर दो, लेकिन आदरणीय मंजुला जी की 2 गजलें सुनकर वो शायराना मूड बन गया। हाय 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 हाय, बनना भी चाहिए साहब। मैं पंवार साहब से जिक्र करूं कि हमने 10 साल की उम्र में कविता पाठ प्रारंभ किया था मंच पर। पहले कलेक्ट्रेट के अंदर, यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे, कलेक्ट्रेट के मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिनमें राष्ट्र के अच्छे अच्छे कवि आते थे। और जिस तरह से कि आपका वरद हस्त मेरे पोते डॉक्टर अक्षय पर है, मेरे पर भी निर्भय हाथरसी का वरद हस्त था। और जब भी वो आते थे तो हमें प्रोत्साहित करते थे। स्थानीय कवियों को उस समय सम्मान भी मिलता था। नगर परिषद पारिक श्रमिक भी घर पर भेजती थी। हुक्मचंद जी अबे थे, चातक साहब थे, मैं था, अर्जुन अरविंद थे, हम लोगों को बुलाया जाता। और वो कवि सम्मेलन रात को 9 बजे से प्रारंभ होते थे, सुबह 4 बजे खत्म होते थे। बीच में आधे घंटे का इंटरवल होता था। 1 बजे इंटरवल होता था, सब लोग बाहर आते थे अपने इजी होने के लिए, पानी पीने के लिए। फिर 1:30 बजे जम जाता, फिर दूसरा दौर शुरू होता था। नीरज जी भी आते थे। तो एक बार सबकी तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। आपका जो भी कार्यक्रम, अपना छोटा सा इतिहास 10 साल से लेकर के, और ये 78 साल का हो गया, 68 साल का इतिहास।
तो उस समय हमारे कलेक्टर साहब थे रणजीत सिंह जी चौधरी साहब कलेक्टर थे और उनकी अध्यक्षता में हमने कविता पाठ किया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वयस्क हुए थे, देखने वालों के ईमान बिगड़ जाते हाय 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 हाय। जब कभी हम घर से बाहर निकल जाते थे, देखने वालों के ईमान बिगड़ जाते थे। और कभी गजब का शबाब पाया था हमने भी, कभी गजब का शबाब पाया था हमने भी, जहाँ खड़े होते थे मेले लग जाते थे, जहाँ खड़े होते थे मेले लग जाते। तो भाई साहब भदर साहब, जब तक आप APRI में नहीं होते थे ना, मैं बोलने से रुक जाता था, और जब आप APRI में होते थे, आपको याद होगा, तब मैं अपनी बात कहता था। वाह 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 वाह, याद होगा। ये इतनी खूबसूरत आदमी है। इसके बाद दौर हुआ सही कि हम B.Ed करने 1971 में अलवर गए। RR कॉलेज में भाई साहब कवि सम्मेलन था, तो संचालन कर रही थी एक महिला लेक्चरर। उन्होंने मुझे इस तरह से बुलाया कि जो बड़ी देर से टकटकी लगाए मुझे घूर रहे थे, उन युवा कवि हनुमान प्रसाद बोरा को मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता। देखिए 12 बज गए, समय बहुत हो गया। तो ये समय वही है जो मैं कह रहा हूँ। तो अब उन्होंने यूँ बुलाया तो भाई साहब श्रोताओं में हंसी की लहर स्वाभाविक थी। एक मजाक सा बना हमारा कि हम बड़े घूर घूर के उन्हें देख रहे। मैंने 4 पंक्तियाँ उन श्रोताओं के नाम समर्पित की कि जन्म का परिणाम जनाजा है, परिणाम जनाजा है, और हुस्न जवानी का राजा है। मैं तो इन्हें देखना भी छोड़ दूं, मैं तो इन्हें देखना भी छोड़ दूं, पर क्या करूं, उम्र का तकाजा है। क्या करूं, उम्र का तकाजा है। तो वो वाह 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 वाह, ये तो उम्र का तकाजा है। जन्म का अंजाम जनाजा, हुस्न जवानी का राजा है, राजा है। मैं तो इन्हें देखना भी छोड़ दूं, पर क्या करूं, उम्र का तकाजा है। हाय हाय, क्या जवान जवान शेर पढ़ रहे हैं आप। और भाई साहब 4 पंक्तियां मैंने उन मैडम साहिबा को भी समर्पित करी। हाँ, वो कुछ शर्मा रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा शर्माओ मत जी, हार अपनी जीत में भी बदल सकती है। हार अपनी जीत में भी बदल सकती है, भी बदल सकती है। और रार अपनी, रार का मतलब तकरार का शॉर्ट, रार अपनी प्रीत में भी बदल सकती है। और सामने बैठकर जो मुस्कुराओ तो आज की रात क्या उम्र बीत सकती है। अरे वाह 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 वाह, उम्र बीत सकती, क्या बात है। वाह वाह वाह, इसमें देखो, इसे कहते हैं कवि सम्मेलन लोगों को जवान कर देता है। हाय हाय हाय, उम्र जितनी बढ़ती है, उम्र जितनी बढ़ती है दिल जवान होता है। राज ये हंसी गजलें इन सफेद बालों में, तो यही होता है गजल की जवानी, यही होती है जी। मैं अर्ज करूं जी कि हार अपनी जीत में भी बदल सकती है, और रार अपनी प्रीत में भी बदल सकती है। सामने बैठकर जो मुस्कुराओ तो आज की रात क्या उम्र बीत सकती है। आज की रात क्या उम्र बीत। उसके बाद वहाँ से हम चले तो अध्यापक बन गए। पढ़ने लिखने का शौक था। मास्टर बनने के बाद देखा कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का मामला तो नहीं है,
यहाँ तो जानवरों की गणना करो, जनगणना करो, पशु गणना करो, इलेक्शन कराओ। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी जो शिविरा में छपी थी। शिविरा शिक्षा विभाग राजस्थान की मासिक पत्रिका है, उसमें भी छपी कि कुछ सालों पहले मैंने आत्महत्या कर ली। कुछ सालों पहले मैंने आत्महत्या कर ली। शरीर से मोह था, किसी नदी या नाले में डूब न सका, शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। और मजेदारी की बात यह कि शिक्षा विभाग ने इसे छापा, इसका पेपर कैसे। वाह। एक घटना यूं घटित हुई कि कॉलेज में एक कवि सम्मेलन था और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कवि आए हुए थे, प्रांतीय कवि आए थे। एक हास्य और व्यंग के राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध कवि थे वेंकट बिहारी पागल, उनका उनका उपनाम पागल था। तो प्रदीप जी कर देते हैं, ये भी हास्य में सुना देंगे। वेंकट बिहारी पागल जी माइक पर आए तो सबसे पहले उन्होंने 2 मुक्तक हमारे पे ही जड़ दिए, अच्छी खासी। उन्होंने कहा कि नाम से तो हनुमान था और शक्ल से देखा तो अगरबत्ती निकला। हमने सोचा था बड़ा चिराग है ये, देखा तो मोमबत्ती निकला। हमारी बड़ी इंसल्ट हुई। लेकिन क्षेत्रवाद पनपता है। जो सुनने वाले श्रोता थे वो टोंक वाले थे, वो कब महसूस करते हैं, वो कब इसको बर्दाश्त कर सकते थे। तो उनमें से हमारे एक जिला शिक्षा अधिकारी थे सत्यनारायण जी मिश्रा, तो हास्य के कवि थे। काव्य और हास्य का अंतर जान लिया है, भाई ने भाई को पहचान लिया है। और पागल ने हनुमान को हनुमान नहीं माना, पर हनुमान ने पागल को पागल मान लिया। टोक के श्रोताओं ने 3 बार रिपीट करवाया इसे। वो रिकॉर्ड था, अब तो टेप रिकॉर्डर का जमाना ही गया। टेप रिकॉर्डर था कॉलेज में, भटनागर साहब उस समय प्रिंसिपल। फिर थोड़े से आवेश में आए पागल जी, चातक साहब पास में बैठे थे, बोले ये लड़का कौन है। तो उन्होंने मेरे फादर का नाम बताया कि सुधाकर जी के बेटे। अच्छा, उनके बेटे। तो मेरे पिताजी से वो परिचित थे, फिर वो शांत हो गए। लेकिन मजेदारी की बात ये रही कि मेरे बाद में जो कवि आए उनका नाम था सपूत, उपनाम था सपूत, और राजस्थानी गीतों के वो शहंशाह, बहुत अच्छे। सपूत बेटा, सपूत, हाँ, पूरा नाम भूल गया, सपूत उपनाम याद है। उन्होंने बड़े प्यार से आते ही माइक पर यह कहा, पूजनीय पिताजी, पागल जी, आपको शत शत नमन। मैं तो आपका सपूत हूँ। सपूत माने बेटा, मैं तो आपका सपूत हूँ। पर आज मुझे ये पता भी चला है कि मेरे दादाजी भी अभी मौजूद हैं। मुझे यहाँ ये पता चला है कि अभी मेरे दादाजी भी मौजूद हैं। अब आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, कविताएं तो बहुत सारी हैं, गीत गज़ल भी बहुत सारे हैं। अब ये 45 साल से जो आदमी गुमनाम था उसको पकड़ के ले आए, इसलिए मुझे ये थोड़ा परिचय देना पड़ा। आज की स्थिति बयान करूं साहब, जिस्म हो गया है मिस्ल सूखे आम के। जिस्म हो गया है मिस्ल सूखे आम के। जिस्म हो गया है मिस्ल सूखे आम के। सूखे आम। हालात हो गए हैं जैसे किसी गुमनाम के। हालात हो गए हैं जैसे किसी गुमनाम के, और वक्त ने जालिम निकम्मा कर दिया। वक्त ने जालिम निकम्मा कर दिया। वक्त ने जालिम निकम्मा कर दिया।
वरना हम भी थे आदमी तो काम के। हम भी आज सुनने लगा तो पीछे से उसने उसका कुर्ता खींच लिया, बोले ज्यादा कहाँ है, मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। तो अब जिया साहब आपके जहन से ये तो मैंने वो सुनाई है जो मेरे उस बचपन के दौर की थी, 10 साल के बाद की कविता, इस उम्र की कविता तो जैम ये उसकी तारीफ है, उसकी बुराई नहीं है। उभरती जवानी पर ढक दिया दुशाला, अरे मार डाला, अरे मार डाला, हाय 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 हाय। 1967 जी। अब ऑब्जर्वेशन शुरू होता है, 70 में हम फाइनल ईयर में आते। ये इतना लोकप्रिय हुआ कि जो मेरे सीनियर थे जी जैसे रामपाल जी वैरागी थे, बारहवीं और यूपी के लड़के, राजस्थान का तो साइड का मैं अकेला था। मैंने देखा यहाँ तो कोई आंचल वांचल किसी के दुपट्टा, कोई अदब, कोई पर्दा, कुछ भी नहीं है। अरे अपन कहाँ आ गए? तो दिल ने कहा कि अपन जन्नत में आ गए। वहाँ 72 हुरे हैं ऐसा सुना था, 72 हुरे हैं, तो 60 तो ये अपने साथ है और 12 स्टाफ में बैठी। वो पढ़ाने वाली भी तो हुरे, वो पढ़ाने वाली भी तो हुरे ही हैं, हुरों का मतलब अप्सराएं। तो वहाँ एक छंद बना नया, फिर देखा तो आंचल कहीं भी नहीं है, फिर देखा कि आंचल कहीं भी नहीं है, नहीं कोई पर्दा न कोई दुशाला नहीं है, नहीं कोई पर्दा दुशाला नहीं है, ये हूरों का तन है, अप्सराओं के शरीर है। ये क्या है, ऐसे लिबास उनके आकर्षक अट्रैक्टिव कि ये हूरों के तन हैं या कोई मधुशाला, अरे मार डाला, अरे मार डाला। और फिर देखिए अब यहीं से कविता अपना मोड़ लेती है। समझ बस दो छंद हो रहे हैं भाई साहब, प्रदीप जी 2 छंद। ये दीवारों को ये संदेश देके जा रहा हूँ। समाचारों में रोज ही पढ़ रहे हैं, अपहरण रेप दिन रात ही बढ़ रहे हैं, कोमल सी कलियों को भी काट डाला, अरे मार डाला। तो ये उनका गुनाह है। अब ये गुनाह किसका है? ये उनका गुनाह है जो स्वधर्म भूली, जो अपना धर्म भूल गई। ये उनका गुनाह है जो स्वधर्म भूली, सनातन संस्कृति का मर्म भूली। ये उनका गुनाह। ये मेरी इस उम्र का शेर है, याद रखना, मैं 18 साल का नहीं है। ये उनका गुनाह है जो स्वधर्म भूमि और सनातन संस्कृति का मर्म भूली, स्वयं का हनन स्वयं ने ही कर डाला, अरे मार डाला। अब अंतिम छंद है जो आपके इस बालिका विद्यालय में आपने बुलाया है, तो वो संदेश दे के जा रहा है। बनो देवी दुर्गा सी, बालिकाओं के लिए है। बनो देवी दुर्गा सी और मारो भाला, जो भी तुम पे हो कोई कुदृष्टि डालने वाला, जो भी हो तुम पे कुदृष्टि डालने वाला, बनो देवी दुर्गा सी और मारो भाला। तब पापी कहेंगे कि यह है भारत की बाला, फिर पापी कहेंगे कि यह है भारत की बाला।